हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नीरज आप सभी साथियों का TW परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 11 बज चुके हैं और हर दिन 11 बजे से आप लोगों के लिए ये यूपी होमगार्ड का एक विशेष सेशन चलता है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं और एक एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक भाई कह रहे हैं सर संडे वाली क्लास नहीं हुई, कल दिक्कत थी, हमारा एक भाई जो है हमारे बीच में नहीं था, तो कल उसका संस्कार था, अंतिम संस्कार, तो सर लोग वहां गए थे, जिसकी वजह से क्लास कल शाम वाली नहीं हो पाई थी। आप लोगों को पता भी है, फिर भी आप लोग जबरदस्ती की कमेंट्स करते हो। तो ये देर न करते हुए शुरू करते हैं प्यारा सा सेशन। आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड का शौर्य बैच है। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस बैच को जुड़ करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी अपनी तैयारी। साथ ही साथ बच्चे, अगर आप दोनों साथ तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो चीता 2.0 बैच है, आप उसको ले सकते हैं और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है भैया, एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलेगा, देर न करते हुए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा सेशन और देर न करते हुए करेंगे पहले प्रश्नों पर डिस्कस। बेहतरीन एकदम कंटेंट, जो आपका रिलेवेंट कंटेंट है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। आपको पता है हर टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक चौकीदार जो विलेज वॉचमैन होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सोच विचार करके जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम परफेक्ट है। आप लोगों ने, हो सकता है कि कभी ना कभी अनुज भाई ठीक है क्या सर जी? नहीं भैया, अनुज भाई अब नहीं रहे हम लोगों के साथ। ठीक है, बहुत दुखद घटना है TW परिवार के लिए, तो उस पर क्या बताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम प्रधान के प्रति, थाना अध्यक्ष के प्रति, जिला मजिस्ट्रेट यानी DM के प्रति, पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के प्रति। तो फटाफट से बताएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है और मेरे भाई, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब क्या होगा आपको पता है? सीधा सीधा जवाब होगा जिला मजिस्ट्रेट के प्रति वह क्या होता है? उत्तरदायी होता है। वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अब आप लोग, कुछ लोग थाना अध्यक्ष बताएंगे, कुछ लोग SP बताएंगे, लेकिन जो सही है हम लोग उस पर ही बात करते हैं। यह होगा बच्चा जिला मजिस्ट्रेट, यह होगा जिला मजिस्ट्रेट। और एक बेहतरीन सवाल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो, DM भी कह सकते हो, जिला मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा वह कह सकते हो। आइएगा अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से या बच्चे महाराष्ट्र से? बताइएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का संबंध किस राज्य से है? भैया कल नहीं थी, कल दिक्कत थी, इसलिए क्लासेस कुछ कल नहीं हो पाई। ठीक है ना, रोज होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग जो कहते हैं वो होता है। तो भैया महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र टॉप पर था। अच्छा, उत्तर प्रदेश भी टॉप पर है। किसमें? जनता के चयन में, जनता के चयन में, या कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए पोल में, जनता के चयन में, या अगर आपसे पूछा जाए कि पोल में नंबर 1 पर कौन माना गया, जनता ने किसको नंबर 1 पर स्वीकार किया, तो उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी को स्वीकार किया। एक बार सभी भाई बहन बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसमें क्या था? कालिंजर का किला था क्या बांदा के अंतर्गत? हाँ भैया, तो कालिंजर के किला को दर्शाया गया था। तो आप सभी को पता होगा, आप चूंकि यूपी स्पेशल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आइएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मंडी परिषद इन उत्तर प्रदेश? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव? आपको खुद लगेगा कि यार आप प्योर एकदम बेहतरीन सवाल कर पा रहे हो, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन।
जल्दी से बताइए साथी, उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का कौन है? तो आपको पता है, पूरा भारत ही जानता है, योगी आदित्यनाथ है। वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, ये भी आप सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आप सभी भाई बहनों को पता होगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पहली महिला का नाम क्या बताओगे? सुचेता कृपलानी थी, जो भारत देश की ही पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी, नाम है सुचेता कृपलानी। तो हर एक चीज आप लोगों को सोच विचार करके चलना है, कहीं से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ने को कुछ गड़बड़ सा मिल जाएगा, एकदम कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट देंगे। आइएगा 4 नंबर सवाल, लिखा है केस डायरी का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में किया गया? देखो ये सवाल मैं क्यों पूछा हूं, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा सर ये तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, नहीं भैया, ये एक छोटा सा कॉमन सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे, अच्छा सवाल है। केस डायरी का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस धारा में है? केस डायरी, तो भैया जो केस डायरी है ना, वह धारा 192 में है। केस डायरी का मतलब क्या होता है? जो हर दिन जांच पड़ताल होती है, जो हर दिन जांच पड़ताल होती है उसका रिकॉर्ड रखना होता है, वो केस डायरी है। हां मुझे पता है हमारे बहुत सारे भाई बहन अनुच्छेद धारा 172 बताएंगे, कारण क्या जानते हो? धारा 172 सीआरपीसी में था। सीआरपीसी जो थी आप लोगों की, जो सीआरपीसी थी बच्चे, सीआरपीसी में धारा 172 में ही केस डायरी था। अब आपको पता है कि सीआरपीसी है ही नहीं, अब सीआरपीसी तो खत्म हो गई, सीआरपीसी के जगह पर बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया तो जाहिर सी बात है वो 192 में हो गया, पहले 172 में था, ठीक है ना? हाँ पहले 172 में था, अब 192 में है। तो भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब लागू हुआ? ये 2023 का मामला था, इसको कब लागू किया गया? तो ये एग्जाम में आएगा 1 जुलाई 2024 को। ये कब लागू हुआ दोस्त? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। ये एसआई वाले एकदम घिस घिस के पढ़ रहे हैं इसको, जिसको एसआई का एग्जाम देना है वो घिस घिस के पढ़ रहे हैं, जिसको बहुत जानकारी नहीं पता है और वो परेशान होंगे। परेशान क्यों होंगे? क्योंकि यहां से एक सवाल आएगा या 2 सवाल, एक आध सवाल आएगा, उसके चक्कर में 20 घंटे पढ़ रहे होंगे बीएनएसएस को, और टॉपिक पे ध्यान देंगे तो अच्छा सवाल बन जाएगा, उसके चक्कर में हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी में अच्छा कर लेंगे। आइएगा अगला देख लेते हैं। लिखा है स्टेनोग्राफी साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्या है? बोलो भैया, स्टेनोग्राफी क्या होता है भैया? डेटा को डिलीट करना, किसी फाइल या फोटो के अंदर जानकारी को छिपाना, नेटवर्क की गति को मापना, जाली वेबसाइट बनाना। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, देखो हर लेवल का सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूं। स्टेनोग्राफी साइबर सुरक्षा में क्या होता है? तो बच्चे ये होता है किसी फाइल के अंदर जानकारी को छिपाना, या किसी फोटो के अंदर जानकारी को छिपाना, किसी फाइल के अंदर जानकारी को छिपाना। एक बार सभी भाई बहन वीडियो को दमदारी से शेयर कीजिएगा। शानदार तरीके से क्लास चल रही है। इसके बाद ठीक 12 बजे आप सभी का स्पेशल टॉपिक चलेगा, जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए आवश्यक है, होमगार्ड के लिए आवश्यक है, एसआई के लिए आवश्यक है, तो वहां पर भी जुड़िएगा। शाम को 3 बजे से आज यूपीएसआई का स्पेशल सेशन, 15 दिन 15 मैराथन, हर 2 घंटे की क्लास लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूं, उसमें भी आप जुड़िएगा। बहुत बेहतरीन मजा आएगा। पूरा पॉलिटी का रिवीजन होगा, मूल विधि का रिवीजन होगा, और कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस पर भी काम करेंगे। लिखा है 0 डे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 0 डे वल्नरेबिलिटी का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर में वह खामी जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं बना है, कंप्यूटर का पुराना होना, वायरस का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, या इंटरनेट का बंद हो जाना। बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या है? जल्दी से बताइए। बेहतरीन सवाल है ना? आप बताइएगा कंटेंट में कोई कमी तो नहीं है? आप लोगों को कंटेंट बड़ा हल्का लगता है। भैया हल्का नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं वो हल्का ही लगेगा। इतने दिन से क्लास हो रही है,
सारा टॉपिक आपका लगभग 2-2 बार रिवाइज हो चुका है, तो मेरे प्रिय भाई बहन हल्का ही तो लगेगा क्वेश्चन। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ लगेगा ना। यस, आइएगा मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी में डेटा को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? ब्लॉकचेन तकनीकी में डेटा को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? केंद्रीय सर्वर पर, डिसेंट्रलाइज्ड लेडर यानी विकेंद्रीकृत लेजर पर, पेन ड्राइव में, या हार्ड डिस्क में? बताइएगा साथी। ब्लॉकचेन तकनीकी में डेटा को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, बहुत शानदार। तो क्या होगा मेरे भाई इस सवाल का सही जवाब? तो ये बच्चे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर रखा जाता है, विकेंद्रीकृत लेजर पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन तकनीकी विकेंद्रीकृत लेजर पे रखा जाता है। उम्मीद है कि आप ये सब पढ़ करके बैठे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर सवाल। एंजल टैक्स मुख्य रूप से किस पर लगाया जाता है? एंजल टैक्स कृषि आय पर लगाया जाता है, केवल विदेशी बैंकों पर लगाया जाता है, शेयर बाजार के निवेशकों पर लगाया जाता है, अनलिस्टेड स्टार्टअप्स में होने वाले निवेश पे लगाया जाता है। एंजल टैक्स जल्दी से बताएं भाई, प्यारा क्वेश्चन है ना। आपको पता है भाई जो एंजल टैक्स होता है, वह उस पर लगाया जाता है जो अनलिस्टेड है, यानी जो लिस्टेड नहीं है और प्रॉफिट अर्जित कर लेते हैं, उस पर लगाया जाता है एंजल टैक्स। तो मतलब अनलिमिटेड स्टार्टअप्स में होने वाले निवेश पर। जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो लिस्टेड नहीं है अभी, और बिना लिस्टेड होने पर भी अगर लगता है तो भैया टैक्स एंजल पर लगाया जाता है। एंजल टैक्स एक भाई कह रहा है निवेश पर लगाया जाता है, और वो भी कौन सा निवेश? अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश करना। जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है उन कंपनियों में अगर निवेश किया जा रहा है तो बच्चे उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंजल टैक्स कहते हैं। एक बार सभी भाई बहन यार वीडियो को दमदारी से देखो, शेयर करिएगा। लिखा है लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में क्या मापने के लिए किया जाता है? ये हमने आप लोगों को क्लासेस के दौरान भी पढ़ाए हैं, ये हमने आपको वैसे भी बहुत बार समझाया है कि लॉरेंज वक्र बच्चे मुद्रास्फीति को मापता है। ध्यान से समझना, आय की असमानता को मापता है, बेरोजगारी दर को मानता है, जीडीपी को मापता है। लॉरेंज वक्र, ये बच्चे मैक्स लॉरेंज है, 1905 में इन्होंने आय और जनसंख्या के बीच असमानता को प्रदर्शित करने के लिए एक वक्र बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेंज वक्र कब आया, तो लॉरेंज वक्र आया था 1905 में। और इन्होंने कहा कि मेरे भाई संसार में आय में बहुत ज्यादा असमानता है, बहुत ज्यादा असमानता है। लोगों के पास इस किसी भी देश में कम से कम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा आय है, और यह आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। इसी पर आधारित है गिनी गुणांक, जो लॉरेंज वक्र की न्यूमेरिकल वैल्यूज है। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि गिनी गुणांक का मान कितना हो सकता है? तो गिनी गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, न तो कभी माइनस में होता है, न कभी 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, अगला देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, बताइएगा जरूर। कृषि में शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का विचार किसने दिया था? बताओ। शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार से जैविक खेती होता है। जैविक खेती होता है, इसका मतलब वो होता है भैया जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना किया जाए। इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? एमएस स्वामीनाथन ने दिया था, सुभाष पालेकर ने दिया था, वर्गीज कुरियन ने दिया था, अन्ना हजारे ने दिया था। देखो एमएस स्वामीनाथन ने जो विचार दिया था ना, वह बच्चे किसके लिए दिया था आपको पता है? बताइएगा। एमएस स्वामीनाथन का विचार जो था किसके लिए दिया था? कितने लोगों को पता है? अब लोग हरित क्रांति बताओगे। मेरे भाई इनको तो हरित क्रांति का जनक ही कहा जाता है, इनको तो हरित क्रांति का जनक ही कहा जाता है। लेकिन इनका विचार भी था सदाबहार क्रांति पर।
सदाबहार क्रांति, विचार की बात कर रहा हूं मैं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति का विचार था इनका। बच्चे ये होगा सुभाष पालेकर। क्या होगा? सुभाष पालेकर। देखो आपको पता है, आप देखे होंगे प्रश्न किस हिसाब से मैंने बनाया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्गीज कुरियन का संबंध कहीं ना कहीं किससे है भाई? श्वेत क्रांति से है कि हरित क्रांति से है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो श्वेत क्रांति के फादर कहे जाते हैं। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन सवाल है। हाँ, हरित क्रांति का जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन को जरूर कहा जाता है। अन्ना हजारे के बारे में बताओ सर। नहीं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने किया था? अष्टछाप के कवियों की स्थापना सूरदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या कुंभन दास ने किया था। अच्छा सवाल यहां भी है, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि एक बेहतरीन जवाब आप सभी साथियों का मिल रहा होगा। फटाफट से बताइएगा, अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने किया था? जल्दी होगी भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? तो गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप के स्थापना किया था। 1565 में किया था भैया विठलनाथ ने, 1565 ईस्वी में। एक बेहतरीन क्वेश्चन यह भी है, आप इसको एक अच्छा सवाल कह सकते हो। विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना किया था, जो उनके शिष्य और उनके ऊपर के लोग थे। विठल शायद, हाँ बिल्कुल शायद नहीं है, सही है। बताओ, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? देखो, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख, उसके बड़े बड़े चीजों का उल्लेख यहां पे किया गया। लेकिन बच्चे, इसकी रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त से संबंध है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक एक बात आपको बताऊंगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है, जहां शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी? मेरे भाई, जो कालिंजर का किला है, यही इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में भी था। उत्तर प्रदेश की यूपी में जो गणतंत्र दिवस का झांकी था कर्तव्य पथ पर, तो गणतंत्र दिवस की मेरे भाई जो झांकी थी 2027 की, उसमें आपने देखा, सॉरी माफ कीजिएगा, 2026 की, उसमें आपने देखा होगा कालिंजर का किला ही आपको दिखा होगा। देखा था? कितने लोगों ने देखा था भाई 2026 की यूपी झांकी को? और ये कालिंजर का किला चित्रकूट में है, बांदा में है, हमीरपुर में है, या कहां पर है? जल्दी से बताओ। महोबा में है। तो कालिंजर का किला मेरे भाई बांदा जिला में स्थित है। एकदम बेहतरीन है। आप लोगों ने इसके इतिहास को बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में ही हुई थी। शेर शाह मैंने नहीं देखा है सर। कोई बात नहीं, नहीं देखा है। मॉक टेस्ट में 65 आ रहा है भैया, कोशिश करिए कहां गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, वैसे इसका तीसरा स्थान रहा है, लेकिन बच्चे पोलिंग सिस्टम में माई जीओवी पोर्टल पर पहले स्थान पर है। माई जीओवी पोर्टल पर पहले स्थान पर है। वैसे ओवरऑल इसका तीसरा स्थान है। मॉक में 72 है, तो अभी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कोई बच्चा पूछ रहा है, तो भैया इनका जो मकबरा है ना, वो सासाराम में स्थित है। यही शेर शाह सूरी हैं जिन्होंने मेरे भाई क्या किया था? हुमायूं को भारत से छोड़ने पर, हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूत अष्टकोणीय मकबरा है कहा जाता है इसको। आइएगा अगला देखते। मेरा 13 आ रहा है भैया, 13 आ रहा है तो कुछ नहीं होगा 13। चलो अगला देखो क्या है मेरे दोस्त। सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? बहुत पूछा जाता है। टाइटैनिक इधर के आसपास ही डूबी थी। ये बच्चे उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। सबसे खतरनाक ओशियन माना जाता है, सबसे खतरनाक ओशियन माना जाता है मेरे भाई।
तो अच्छे से देखो, आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर मॉक में आपका कम आ रहा है तो जिस टॉपिक में कम आ रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करना। यह मानकर चलता हूं कि जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन कम आ रहे होंगे, तो स्पेशल टॉपिक आज से शुरुआत हो रही है। स्पेशल टॉपिक आज से अंकित सर आपके बीच में 12 बजे से लेकर आ रहे हैं और आपको बेहतरीन स्पेशल टॉपिक तैयार करा देंगे, आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, जिसके भी। बाकी प्रैक्टिस का सेशन यहां पर शानदार तरीके से 11 बजे से चलेगा। भारत के किस राज्य में भीतरकणिका मैंग्रोव स्थित है? बताओ, भीतरकणिका मैंग्रोव स्थित है जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से 2 सवाल आएगा, एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भीतरकणिका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पूछ सकता है कि भीतरकणिका कहां पर है, तो आप बता देना उड़ीसा में। भीतरकणिका कहां पर है तो आप बता देना मेरे भैया, भीतरकणिका तो उड़ीसा में है सर। भीतरकणिका कहां पर है? उड़ीसा में। मैंग्रोव वन, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो पाई जाती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, मैंग्रोव वन। दूसरा सवाल पूछता है बहुत ज्यादा कि ये बताओ सबसे ज्यादा पीट मिट्टी कहां पाई जाती है? दलदली जो होती है, पीट मिट्टी जो होती है सबसे ज्यादा आपको गुजरात में मिलती है, कच्छ के रण में। पूरा का पूरा कच्छ उसी से बना हुआ है, दलदली मिट्टी से, पीट मिट्टी से। कच्छ के रण में आपको मिलेगा, कच्छ के रण में ये आपको मिलेगा, तो ये आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यस, बहुत शानदार। 1980 में बच्चे परियोजना आई थी, हाँ बिल्कुल सही आई थी भैया। अगला देख लेते हैं क्या है साथी, क्वेश्चन नंबर 16। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में प्रवाहित होती है? देखो बच्चे, जेट स्ट्रीम एक वायुधारा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर मंद मंद गति से चलने वाली हवाएं हैं। ये पश्चिम से पूर्व, यह लगभग भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के पास से उठती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। अब आपको यह बताना होगा, ये मौसम को भी खूब प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम्स के माध्यम से ही पश्चिमी विक्षोभ भारत देश में प्रवेश कर लेते हैं। यह बच्चे क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर बहते हैं, मध्य मंडल में, वायुमंडल में, आयन मंडल में। तो बच्चा जो जेट स्ट्रीम होता है ना, वो क्षोभ मंडल में ही बहता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में। वॉइस स्लो हो गई सर आपकी, कहां स्लो हो गई यार वॉइस? वो भी हमारी, वो भी स्लो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो बच्चे, जो आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, क्षोभ मंडल होता है ना, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर पाई जाती हैं। सभी मौसमी घटनाएं आपको यहीं पर मिलेंगी और यहीं पर ही आपको क्या पाया जाता है? जैव मंडल पाया जाता है। जैव मंडल मतलब जो जीव होते हैं, जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं, सब आपको क्षोभ मंडल में ही मुख्य रूप से मिलते हैं, क्षोभ मंडल में ही मुख्य रूप से मिलते हैं। आयन मंडल से आपको रेडियो तरंगों का प्रवाह होता है, जो आप लोग हमको देख पा रहे हैं, जो आप लोग टीवी देख पा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क चला पा रहे हैं, वो सब यहीं से चलता है। मध्य मंडल को शीत मंडल भी कहा जाता है बच्चे। यहां पर उल्का पिंड आने पर जलने लगते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं। देखो जो सवाल पूछा जाता है, उल्का पिंड प्रवेश करने पर जल जाते हैं, प्रवेश करने पर क्या होते हैं बाबू? जल जाते हैं, जल जाते हैं। ओके, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एकदम बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। जल्दी से बताइए भैया, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? सॉलिड फ्यूल्स का, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का, पेट्रोल का, मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल तो यूज तो होगा नहीं, मिट्टी का तो तेल यूज होगा नहीं। जल्दी से बता दें सवाल का, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ना? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा है। तो तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और तरल ऑक्सीजन का भी उपयोग किया जाता है। तो भैया लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन में यूज किया जाता है। एकदम तगड़े लेवल के सवाल होंगे मेरे भाई, एकदम धुआं धुआं होगा होमगार्ड में। पूरे टॉपिक को निचोड़ करके सवाल लाया हूं, ठीक है। तो एक बार सभी भाई बहन वीडियो को दमदारी से शेयर लाइक करिएगा मेरे भाई। आइएगा अगला देखते हैं क्या है। अगला है, आपने वाईफाई सुना है, आपने लाईफाई भी सुना होगा।
लाइफ हाई तकनीकी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? कितने लोग लाइफ हाई सुने हैं, जल्दी बताओ। लाइफ हाई तकनीकी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का, विजुअल लाइट्स वेव्स का, साउंड वेव्स का, या माइक्रोवेव्स का? लाइफ हाई वाले बताओ भाई। लाइट फाइबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। लाइफ हाई तकनीकी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस माध्यम का उपयोग करते हैं? ये सब सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो आपको पता है प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं बाबू। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। यह वाईफाई की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। लाइफ हाई तकनीकी प्रकाश तरंगों का, विजुअल लाइट्स का प्रयोग करते हैं। एकदम प्यारा सवाल था, जबरदस्त सवाल था, आपने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है ना सवाल में दम? आप ही लोग बोलते हो सर सवाल का लेवल मेरे भाई बहुत है हमारे पास। शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में होती है? देखो आप सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अब ये बच्चे इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि जो ये मस्तिष्क में पाई जाती है तो मस्तिष्क में कहां पर पाई जाती है? सेरिब्रम में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, मेडुला में पाई जाती है, या सेरिबेलम में पाई जाती है? अच्छा सवाल ये भी अब प्यारा सवाल है, तो आपको पता है मेरे भाई ये हाइपोथैलेमस के नीचे ही पाई जाती होगी। हाइपोथैलेमस के नीचे ही पाई जाती होगी, एक बार देख लीजिएगा। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है आपकी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? पहले ये बताओ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय मेरे हिसाब से लंदन में है। लंदन में ही है। इसका मुख्य कार्य विश्व शांति की रक्षा करना, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार, या परमाणु निशस्त्रीकरण? जल्दी से बताइए, मैं बिल्कुल किनारे ही हूं, फटाफट से बता दो आप सभी लोग। और यह भी बता देना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया और इसका कार्य क्या है? 1961 में स्थापना किया गया था। पीटर बेनेसेंस का नाम सुना होगा, बेनेसन, हाँ पीटर बेनेसन नाम है। और यह मानव अधिकारों की रक्षा करता है, मानव अधिकारों का संरक्षण। 1961 में इसकी स्थापना किसके द्वारा? पीटर बेनेसन द्वारा। कितने लोग पीटर बेनेसन का नाम सुने थे? तो पीटर बेनेसन द्वारा इसकी स्थापना होती है 1961 में। आइए मेरे भाई अगला देखो क्या है। हेडक्वार्टर लंदन में है। भाई रुक जाओ यार, 100 कर लो, कितने भी कर लो, प्रश्न तो उतने ही आएंगे अच्छे अच्छे। हेग कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये बच्चे हेग कन्वेंशन हुआ था, हेग पड़ता है नीदरलैंड के अंदर। आपको बताना होगा कि जो हेग कन्वेंशन है उसका संबंध किससे? समुद्री प्रदूषण से है, युद्ध के नियम और युद्ध अपराध से संबंधित है, वन्य जीव तस्करी से संबंधित है, या ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? ये सब आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। हेग कन्वेंशन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? कितने लोग बताएंगे हेग कन्वेंशन के बारे में? ये बहुत पुराना है भाई, ये बहुत पुराना है। 1899 और 1907 के आसपास हुआ था। ये बेसिकली युद्ध को रोकने से और युद्ध के नियम और युद्ध को अपराध घोषित करने से संबंधित है। बहुत पुराना कन्वेंशन है। अब आप सोचिए वहां से मैं सवाल आपके लिए ला रहा हूं, तो आप कोशिश करोगे कि आप अच्छा कर पाओ। 1907 तक ये कन्वेंशन बेसिकली हुआ था, और आराम से प्रश्नों को एक बेहतरीन रूप में देने का प्रयास करो, एक बेहतरीन रूप में लाने का प्रयास करो। अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या है।
अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इथोपिया की राजधानी क्या है? यहां अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। इथोपिया की राजधानी, बिल्कुल भी नहीं होंगे, चलिए बताइएगा। इथोपिया की राजधानी है नैरोबी, आदिस अबाबा, खार्तूम, डकार। इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी और मुद्रा भी बताएं आप। तो मेरे भाई इथोपिया की राजधानी जो है वो आदिस अबाबा भी है, मुद्रा यहां की बिर है। आदिस अबाबा है, मुद्रा यहां की क्या है मेरे भाई? मुद्रा यहां की बिर है। आप लोग जानते हो प्रश्नों के ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हो मेरे भाई, ऑप्शन से नहीं होगा, वहां तुक्का नहीं चलेगा, वहां तुक्का नहीं चलेगा मेरे भाई, वहां तो प्रश्न का जवाब आपको देना ही होगा। केन्या की राजधानी है नैरोबी, सेनेगल डकार की राजधानी है, सॉरी सेनेगल की राजधानी है डकार, केन्या की राजधानी है नैरोबी। यहां बच्चे डकार में सेनेगल देख लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में देश राजधानी का भी सवाल आएगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम, यश, बहुत शानदार। मतलब एक एक करके भाई साहब आप सभी लोगों को पता है, एक एक करके आप सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हो। अच्छा लग रहा होगा साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को दमदारी से शेयर करिएगा और बताएंगे अगला सवाल क्या है। रिंगिट किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? रिंगिट इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या होगी? वान होगी। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या होगी? वान होगी। आप बताएंगे मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे क्या है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? मलेशिया की होगी मेरे हिसाब से। अच्छा एक चीज और बताओ, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है और बच्चे रिंगिट यहां की मुद्रा है। ठीक है, कुआलालंपुरम है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। थाईलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाई बहत मुद्रा का नाम है, बहुत सही। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। यहां की मुद्रा है बहत, या थाई बहत भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से एक एक करके आप सवालों का जवाब दे पाओगे। अगला देखते हैं क्या है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं भाई, चलो देखो अगला सवाल क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है? ये तो बता दोगे, ये भी आसान सवाल है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है? थारू जनजाति के लिए संग्रहालय, तो बच्चे ये कहां पर स्थापित है? ये बलरामपुर में स्थापित है, बलरामपुर में स्थापित है। एक गांव है वहां का इमिलिया, कोई है बलरामपुर का? इमिलिया कोडर, पचपेड़वा ब्लॉक में पड़ता है इमिलिया कोडर, बलरामपुर में। बलरामपुर के इमिलिया कोडर गांव में स्थापित है, इमिलिया कोडर गांव में स्थापित है। ये गांव का नाम है, कोई बलरामपुर वाला है भाई? पचपेड़वा ब्लॉक में पड़ता है। देख लो ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत सारे लोग बस बी बी के चक्कर में होंगे मेरे भाई, जो सवाल का जो ऑप्शन सही होगा वही तो टिक किया जाएगा। अब बोलो भैया बी वाले। इमिलिया कोडर गांव में स्थापित है, बलरामपुर के अंदर। बचपड़वा कोई एक तहसील है वहां पर, वही है। ओके, अब एक बच्चा कह रहा है लखीमपुर खीरी होगा। अच्छा चल भैया, तुम आप लखीमपुर खीरी लगा देना, लेकिन ये बलरामपुर में ही स्थापित है। चलिएगा भैया।
अच्छा सवाल है, बेहतरीन जवाब आप सभी साथियों का मिल रहा है। इमिलिया कॉर्डर में स्थापित है। अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा, कुछ लोग बताते हैं लखीमपुर खीरी, तो भैया वो गलत हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में थारू जनजातियां हैं, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, गोंडा में, बलरामपुर में, तो थोड़ा सा पढ़ लें। कहीं अगर लिखा है कि लखीमपुर खीरी में है तो आप गलत हैं फिर, ठीक है, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज MNNIT उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, या मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? ये भाई अपने प्रयागराज में स्थित है यार। MNNIT कहां पर स्थित है? MNNIT ये बच्चे प्रयागराज के अंदर स्थित है, प्रयागराज के अंदर स्थित है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से आप इसका भी जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बटेश्वर मेला जो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आता जरूर है। आसान है बट आता जरूर है। फटाफट से बताएंगे बटेश्वर मेला कहां पर लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला लगता है? सर मैं प्रयागराज से हूं। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। तो बटेश्वर गांव का नाम है, बाह तहसील में पड़ता है, शायद आगरा में लगता है ना, आगरा में। अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो पता चलेगा सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर की स्थापना। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। यस, बहुत शानदार मेरे भाई। एक बार सभी भाई बहन वीडियो को दमदारी से शेयर करिएगा। और अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब 1904 में किया था, बिल्कुल सॉरी 1504 में किया था, 1904 का नाम बहुत आता है, तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर करिएगा, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे। आइएगा मेरे भाई, कुछ लोग 1503 बताएंगे लेकिन 1504 सही माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सवाल का जवाब। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? चलो बता दो, बी लगा दो सभी लोग, बी वालों। आप लोग बी के चक्कर में बहुत रहते हो ना, लगा दो बी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो आप बताओगे सर पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। सर नगर निकाय के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए। नगर निकाय के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये मेरे भाई 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई तो आपको पता होगा, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का। एक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का। ठीक, बेहतरीन सेशन चलेगा, आराम से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक भू आबद्ध देश कौन है? मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, चाड है या नेपाल है? ये तो आसान सवाल होगा अगर पढ़ा है तो। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? लैंडलॉक जो चारों तरफ से स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है, कोई महासागर से जुड़ा नहीं हुआ है। तो बच्चे यह है कजाकिस्तान। 1991 में सोवियत संघ से टूटकर एक नया देश बना था। यह है कजाकिस्तान। 1991 में सोवियत संघ से टूटकर एक नया देश बना था। तो ये बच्चे एक लैंडलॉक कंट्री है। सबसे बड़ा पूछा है, वैसे तो नेपाल भी है लेकिन भाई लैंडलॉक है, लेकिन सबसे बड़ा थोड़ी ना। आइएगा अगला देख लेते हैं। हाँ, यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है बच्चे, अस्ताना यहां की राजधानी है। बिल्कुल शानदार जवाब है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है
जिसकी कमी से एनीमिया और जन्म दोष हो सकते हैं। विटामिन बी कमी का रासायनिक नाम बायोटीन है, फोलिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है, राइबोप्लेविन है। आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, और उसमें से आपसे कौन सी विटामिन पूछ लिया बाबू? विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 तो फोलिक एसिड होता है, बायोटीन विटामिन बी7 होता है, विटामिन बी7 होता है बायोटीन, ठीक है। बी7 क्या होता है? बायोटीन होता है। राइबोप्लेविन मेरे हिसाब से विटामिन बी2 होता है, राइबोप्लेविन विटामिन बी2 होता है, और पेंटोनेनिक एसिड विटामिन बी5 होता है। ये बी5 होता है, राइबोप्लेविन विटामिन बी2 होता है। ये सब रासायनिक नाम आप लोगों को प्लीज याद होने चाहिए, और एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हर वेराइटीज के मैं आपके बीच में हर दिन 11 बजे दूंगा, और आप एक बेहतरीन क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए नहीं, आप यूपी कांस्टेबल के लिए भी इस क्लास को देख सकते हो। चलिए मेरे भाई, अगला देखते हैं क्या है। खाना लेके बैठे हो तो खा लो भैया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई, यह भी बताओ। तो भैया भारतीय वन सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है वह देहरादून में है। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले नाम कुछ और था, 1981 में इसका ओरिजिनल वाला नाम आया, ठीक है। देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला सवाल देखो क्या है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया? 1955 में। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही अगर हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 3 बैंकों को मिलाकर के हुई थी भैया। 3 बैंक कौन कौन से थे सर? 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बॉम्बे, और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इसकी स्थापना हुई थी। इन तीनों का विलय होकर के क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गौतम बुद्ध की माता महामाया का पैतृक निवास माना जाता है? बताइए भैया। एक बार यार सभी लोग वीडियो को शेयर वेयर भी कर दो, अगर लग रहा है कि कुछ सीख पा रहे हो तो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गौतम बुद्ध की माता महामाया का पैतृक निवास माना जाता है? देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती। बताइएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गौतम बुद्ध की माता महामाया का पैतृक निवास माना जाता है? ये बहुत पूछा गया सवाल है बाबू। जल्दी से बताइएगा। कितने लोग बताएंगे? सिद्धार्थनगर बच्चे बता रहे हैं। लेकिन यार वैसे तो ये महाराजगंज में पड़ता है ना? एक बार प्लीज बताएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये गड़बड़ है, महाराजगंज में पड़ता है, नौतनवा में। अच्छा आप बताइएगा इस समय नौतनवा किस जिले में पड़ता है? तो महाराजगंज में। सभी लोगों को पता होगा, कुछ लोग देवरिया भी बता रहे हैं। तो जो उधर के होंगे बच्चे कृपया एक बार कंफर्म करा देंगे। मुझे लगता है कि ये तो महाराजगंज में है शुद्ध रूप से। नौतनवा।
हाँ, बहुत सही, एकदम शानदार बताएंगे। चलिए भैया, वैसे इस सवाल को कोली वंश है नौतनवा, गूगल कर लो सर, आप बताओ। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, ये तो वैसे शुद्ध रूप से महाराजगंज होना चाहिए। वर्तमान में तो ये महाराजगंज में है, महाराजगंज के नौतनवा में, महाराजगंज भी जिला है ना, तो महाराजगंज के नौतनवा में पड़ता है कोली राजवंश। और इस हिसाब से मेरे भाई आप इसको देवरिया कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइएगा अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देखते हैं क्या है। बर्ड फ्लू किस वायरस की कारण होता है? H1N1 से होता है, H5N1 से होता है, N1H1 से होता है, कोविड-19 से होता है। बताइएगा मेरे भाई। हाँ भैया बता दिया, जल्दी से बताइएगा सभी भाई बहन, क्या है इस सवाल का जवाब, मैं देखना चाहता हूं। प्यारा जवाब आप सभी का आ रहा है। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? बताइएगा। यह H5N1 से ही होता होगा मेरे हिसाब से, H5N8, H5N1, तो H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं बच्चे क्या है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहां स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहां स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, नागपुर में, मसूरी में? सभी लोग बताएंगे एक बार, सभी भाई बहन वीडियो को दमदारी से शेयर कीजिएगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहां स्थित है? देखो ये पूछा है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, ये भोपाल क्या बोलते हैं हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी या प्रशिक्षण अकेडमी ये हैदराबाद में है। लेकिन अगर आपसे केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी पूछेगा तो आप भोपाल बता दीजिएगा। सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 35 नंबर सवाल। संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उपाधियों का अंत या शिक्षा का अधिकार? तो मेरे भाई अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध के में जो संरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, यह अनुच्छेद 22 है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से है। आपके सवाल के सारे जवाब आ गए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एकदम शानदार जबरदस्त जवाब आप सभी के लिए दे रहे हैं। दोष सिद्धि के लिए बच्चे ऑप्शन अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में ये बच्चे अनुच्छेद 20 संबंधित है। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में पाया जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग, ये मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता होगा। देख लो आप लोग एक बार भाई, एक बार आप सभी भाई बहन देख लेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में पाया जाता है। अच्छा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबको पता है मेरे भाई। ठीक है, 3500 किलोमीटर से अधिक दूरी है क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक। अगर सवाल ऐसे पूछे तो ये भी बता दीजिएगा, आजकल ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। तो मेरे भाई यह क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक है, क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक फैला हुआ है, क्योंकि ऐसे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं। और मेरे भाई लगभग 3500 किलोमीटर का यह क्षेत्र माना जाता है। अगला देखो क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट, कार्बामाइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट? बताइएगा सभी लोग।
जल्दी से बताइएगा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होगा, CH4N2O। कार्बामाइड क्या होता है? CH4N2O। CH4N2O कार्बामाइड। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गाजियाबाद। फटाफट से बताएं साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिलों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोल रहा है, आईटी सिटी नहीं बोल रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर ही होगा, नोएडा को। गौतम बुद्ध नगर होगा, नोएडा। चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, द विंजी कोड के उपन्यास के लेखक कौन है? ये बच्चे डैन ब्राउन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। द विंजी कोड बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मेरे भाई, डैन ब्राउन की रचना है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है, एग्जाम में एकदम ताबड़तोड़ आती है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बच्चे 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो 130, 2025 में जो भारत का स्थान है HDI में 130वां स्थान है। ये एग्जाम में बन सकता है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। HDI मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है, इसमें मुख्य रूप से 3 सूचकांकों को शामिल करते हैं। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे? राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352 से है, राष्ट्रपति शासन का संबंध 356 से है, वित्तीय आपातकाल का संबंध 360 से है, संवैधानिक संशोधन का संबंध 368 से। तो ये सारे सवाल बच्चे आप लोगों को ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, रिवीजन के फॉर्मेट में मैं आपके बीच में दे रहा हूं, आराम से जबरदस्त तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। 42 नंबर सवाल, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना तो आपको चौंका देते हैं, ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो आपको चौंका देते हैं, तो जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसको जरूर याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? यह सबको पता होगा, 87-58 मीटर फेंके थे। याद है कि नहीं याद है? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अभी देखो यहां पर भी बहुत सारे लोग सी भी बता रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल जब आ जाते हैं ना तो आपको चौंका देते हैं। तो 87-58 मीटर सबको पता होगा, आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे। अगला देखो क्या है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना पहली बार कब शुरू किया गया? किस जिले से शुरू किया गया? अगर यह पूछेगा तो कैसे बताओगे? उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी योजना कब और किस जिले से शुरू किया गया? है ना अच्छे अच्छे सवाल। तो 1954 में भैया मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से शुरू किया गया था। 1954 में कैराना से, मुजफ्फरनगर में पड़ता है ना कैराना, कैराना मुजफ्फरनगर, ठीक, कैराना से शुरू हुआ था मेरे भाई, मुजफ्फरनगर से। एकदम शानदार जबरदस्त जवाब आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992 में। अधिनियम कब आया था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992 में। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? कितने लोग बता सकते हैं? बताइएगा मेरे भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? मेरे हिसाब से विजया किशोर रहाटकर जी ही होंगी, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। कितने लोगों को पता है विजया किशोर रहाटकर हैं? अगला देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का, टेट्रा फ्लोरो इथेन का, फियोन जिसको बोलते हैं, तो यही होगा टेट्राफ्लोरोइथेन या फियोन। फ्रियोन है भाई,
हाँ जयंती हट गई भैया, विजया किशोरकर हटारकर करके ऐसा कुछ नाम है, तो जयंती पटनायक थी ना, वो नहीं है। अगला देखिए मेरे भाई क्या है, राहटकर, यस। नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे भाई 46 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल, ये आप जानते होंगे, गोदीवाड़ा बच्चे इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आमतौर पर किससे बने होते हैं? आईसी चिप किससे बने होते हैं? सीसा से बने होते हैं, सिलिकॉन से, तांबा से, चांदी से? फटाफट से बताएंगे आईसी चिप किससे बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होते हैं वो जाहिर सी बात है सिलिकॉन से ही बने होंगे। किससे होंगे? सिलिकॉन से। चलो अगला सवाल आइए देख लेते हैं मेरे भाई क्या है। नेक्स्ट लिखा है बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। डोडा बेट्टा यह नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी यह पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में पाई जाती है। कहां पर? पूर्वी घाट में। अगला देखो मेरे भाई क्या है, जीएसटी काउंसिल का सचिवालय कहां है? तो नई दिल्ली में ही होगा। जीएसटी काउंसिल का सचिवालय कहां है? नई दिल्ली में ही होगा। आप सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से पता है। देखो साथी, आप लोगों की 12 बजे से अभी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपको मैं उसके बारे में फिर से एक छोटी सी सूचना दे देना चाहता हूं। बहुत प्यारी सी क्लास आप लोगों के लिए होगी। 12 PM से आपकी स्टार्ट होगी बच्चे। विशेष टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। आज से ही भाई यूपीएसआई के लिए मैं एक सेशन स्टार्ट करना हूं, वो भी आपको बता देता हूं। यूपीएसआई के लिए संविधान और मूल विधि का जो सेशन स्टार्ट होगा 15 दिन 15 मैराथन। तो मेरे भाई 15 दिन 15 मैराथन, ये 3 PM से क्लास चलेगी 5 PM तक। इसमें कंटेंट और क्वेश्चन दोनों होंगे। तो जो भी आपके एसआई वाले भाई बहन है, जहां पर इसको पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, मूल विधि में दिक्कत आ रही है, टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। हर दिन ऐसे ही 50 से 60 प्रश्नों के लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़े। सुबह में 11 बजे से एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूं। आपको लगेगा कि ये बेहतरीन सेशन था। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।